अच्छा जी, क्लास वो आ गए सब लोग। चलो आरिफ भी आ गया। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे जी फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी में टेम्परामेंट था। टेम्परामेंट के अपने 4 मेजर टेम्परामेंट्स थे जिनकी बेस पर हमने जो है वो अपने सब्जेक्ट को जो है वो न्यूरोबायोलॉजिकली साइको सोशल एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे जो है वो उसको डिटरमाइन किया। कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं अपने बाइसेस को जो है वो कैसे मॉडरेट करते हैं और कैसे मॉड्यूल करके कंडीशंस ऑफ बिहेवियर में स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जब बात की थी तो ये पर्सनालिटी के फंक्शंस जो थे हार्म अवॉइडेंस था कि अगर आप जितना अवॉइड करेंगे बुरी बातों को, गलत बातों को, गलत बिहेवियर को, तो आपकी जो अगर हार्म को बर्दाश्त करते हैं तो आप जो है वो एंशियस यानी कि एंजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन जो है वो हाई हो जाता है और लो लेवल जो है वो आपका चेयरफुलनेस रहता है और आप फेयरलेस रहते हैं, यानी कि बेखौफ जो है वो आप लो लेवल पर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप या तो बुराई को अवॉइड भी करते हैं, यानी कि ये बाइसेंस आपकी बॉडी में क्रिएट कर रहा होता है। अगर जैसे कोई बुरी बात है, कोई झूठ है, तो उसको छुपाने के लिए आपको डिप्रेशन होने लग जाता है। ठीक है ना। तो जैसे अब ये है कि ना लेट सपोज, अब चलो अब ये मिसाल देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, अभी मनाल ने मुझसे ये बात की, अम्मी साहब जीरो दे देंगी तो मम्मा डांटेंगी, पापा डांटेंगे। तो ऐसा क्या होता है, अम्मी डांटेंगे, अबू डांटेंगे। ये क्या चीज़ है कि आप रिजल्ट को छुपाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपको इसके क्या हो जाएगा जी, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आप जो है उस चीज़ के आदी नहीं होते हैं। और जब वो चीज़ कर रहे होते हैं तो उससे जो है वो आपको ये फील आता है कि आप कैसे जो है वो अपने डिप्रेशन से निकलेंगे। जब तक देखें आप लोग सर्च नहीं कर रहे थे तो चैन नहीं पड़ता। जैसे अब अगर मुझसे अगर मनाल ही कहते कि मिस जो है ना पहले तो अगर मुझसे ये बहस करती हैं, लेट्स सपोज मनाल को जो है वो 15 मार्क्स दे रही हैं, 10 मार्क्स दे रही हैं, ठीक है ना। अब जो है वो मनाल मुझे कहती है मिस जो है वो मैंने तो पेपर पूरा किया था और क्लास में पार्टिसिपेशन है ये वो। तो अच्छा अब मैं उसको ये कहती हूँ, अच्छा मनाल में जो है वो उसको जो है वो एडजस्ट करती हूँ, ठीक है, अदरवाइज जो है वो देखा जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने जो है वो मनाल का जो डिप्रेशन कम कर दिया और उसकी खुशी और को जो फेयरलेस था ना उसको इंक्रीज कर दिया। तो उससे वो जरा अपने डिप्रेशन से बाहर आई, उस हार्म अवॉइडेंस से बाहर आके वो अपने उसको चेयरफुल समझ में आ गई। तो ये जो से उसका उसका डिप्रेशन नहीं कर रहा था, बुरी बात थी उसके लिए, उसकी इमेज को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी ग्रेडिंग खराब कर रही थी, तो उसकी वजह से उसकी खुशी कम हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसको एक रिलैक्सेशन मिला तो उसको उसका जो है डिप्रेशन कम। ये दोनों सब बातें समझ में आ रही है कि यहाँ आप कैसे अपने आप को विद द बेस ऑफ बिहेवियर और सिचुएशन। बेटा किसी का माइक ऑन हुआ है तो जरा अपना माइक जो है वो, किसी का माइक ऑन हुआ है माइक बंद कर दें, ऑफ कर दें। मनाल वीडियो भी आपके ऑन हुई हुई है, सही है। तो हम जो है वो नॉवेल्टी सीकिंग की हम बात कर रहे हैं। तो नॉवेल्टी सीकिंग क्या है जी, आप जो है वो आपने जो है वो गुस्से या नाराजगी में इतने हाई लेवल पर होते हैं कि आप प्लेसिड और आपका काम डाउन जो है वो लोअर लेवल पर नहीं आता। अब इसी बात पर अगर मैंने ये कहा कि अच्छा हम मनाल में कंसिडर कर लीजिए, लेकिन मनाल अब बजिद है, नहीं नहीं मिस आपने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने तो इतना अच्छा पेपर दिया था, आपने क्यों ऐसा मुझे मार्क्स दिए हैं, और मैं तो पार्टिसिपेट भी करती हूँ और मैं तो जीआर भी हूँ, मैं तो जो है वो भी हूँ, रेगुलर भी हूँ, पंक्चुअल भी हूँ। अच्छा अब मैं मतलब बार बार आपसे कह रही हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब आपने मेरा जो है वो एंग्री लेवल बढ़ा दिया। अब मैं ये कहती हूँ अच्छा जाओ, अब जो है चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देखती तुम्हारे मार्क्स वगैरह, कि बार बार तुम एक ही बात की जा रही हो, बहस कर रही हो। तो अब जैसे मैंने अभी अक्सर ने कहा अपना क्या कहते हैं वो दूसरी क्या नाम थे अभी आई टी एंड में, उसने कहा कि मिस आपने हिना कि मिस आपने मार्क्स बताए। जैसे मैंने उसको कहा हाँ हाँ मैंने देख लिया हिना, मैं देख लूंगी बता दूंगी। अगर अब वो मुझसे बहस करती नहीं नहीं मिस पहले बताएं बताएं बताएं, तो इससे क्या होता है कि सामने वाला जो है वो एडिक्ट वो हो जाता है,
उसका जो है बिहेवियर में एकदम चेंज आने लग जाता है, क्योंकि इस वक्त देखो मैं पढ़ा भी रही हूँ। अब मैंने एक बात चीज़ें डिस्कस कर ली, तुम लोग बच्चे अंडरस्टैंड हो गए, समझ में आ गई, मैं समझ गई हूँ, अब मुझे करना है कि आगे मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है वो बार बार इरिटेटिंग हो जाती है, तो वो एंग्री लेवल को इंक्रीज कर देती है। जब एंग्री लेवल इंक्रीज हो जाता है, अब मैं क्या करूँगी, अगर सुनना है तो सुनो, तुम लोगों ने करना है ये करो, मैं मार्क्स नहीं बढ़ाऊंगी, वरना मैं क्लास एंड कर रही हूँ, समझ में आ गया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी। तो अब ये क्या चीज़ हो गई, मेरा अब एंग्री लेवल हाई हो गया, अब मैं काम डाउन नहीं हो सकती। अब काम डाउन होने के लिए या तो मैं क्लास को एंड करूँ या अपने आप के अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मोल्ड करूँ। तो दैट इज नॉवेल्टी सीकिंग, कि यहाँ पर आपका यानी कि ये जो चीजें बता रहे हैं ना, कि अगर एक चीज आपकी हाई लेवल पर जा रही है पर्सनालिटी में, तो दूसरी चीजें फिर वो लो लेवल पर चली आती हैं। तो जिस वजह से वो जो है वो आपको फिर वो वाली चीज जो या वो हैबिट जो है चेयरफुलनेस की, फियरलेस की, प्लेसिड यानी काम डाउन की, वो नजर नहीं आती, क्योंकि एक जो है वो पॉइंट जो है वो पिक लेवल पर आ जाता है। फिर आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिडरेशन उस पर्सनैलिटी के लिए हमेशा वही रहती है। वो एक दफा बन तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि अब आप जो मैं जब भी मैं बात करूंगी मनाजिर में कहूंगी भाई ये बड़ी डिप्रेसिंग लड़की है, इससे तो ज्यादा बोलना बेकार है, ये बड़ी एंग्रीनेस क्रिएट करवा देती है। तो वो क्या होगा, एक दफा मेरी पर्सनैलिटी मेरे जहन में बन गई, तो मनाल के हवाले से मेरे जहन में अब वो जो है वो चीज रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आती है, हम तीसरी बात करते हैं रिवॉर्ड डिफेंस की। सिंपैथिक इज हाई, इनडिफरेंस इज लो लेवल, यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं करते, इनडिफरेंशिएट हो जाते हैं, सिंपैथिक हो जाते हैं, हमदर्दी आपके यहाँ पर जो है रिवॉर्ड में जो है शामिल हो जाती है। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं, मुझे इस क्लास से क्या मेरा ताल्लुक है, मैं सिंपैथिक हूँ इस क्लास के साथ, या रिवॉर्डिंग हूँ, इंजॉय फील करती हूँ, या बस गुजारे लायक काम हो रहा है, तो डिपेंड करता है मेरी अपने बिहेवियर के ऊपर कि मेरी आपके साथ अटैचमेंट कैसी है। तो उसके हिसाब से मेरी मार्किंग, मेरी करेक्शंस, मेरी हर चीज़ आपके साथ जो है मैं इन्वॉल्वमेंट करूंगी। मेरा दिल चाहता है कि अब जैसे मैं दो बातें, हालांकि टॉपिक दो लाइन होगा, इस टॉपिक को दो लाइनों में खत्म करके मैं बता भी सकती हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। एंजाइटी बता दी, डिप्रेशन बता दिया, लेकिन मैं इसको हर तरीके से हर करेक्टर पे बात करके दिखाती हूँ, चाहे वो तुम लोग की क्लासमेट का हो, टीचर का हो, मेरे पे हो, हमारे आपस में स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। तो ये मिसाल दे दे के समझाती हूँ ताकि हर चीज़ बहुत आराम से समझ में आ जाए। और जब आप लिखने बैठे हैं, या मैं जब आपसे सवाल पूछूं, या आप किसी पर्सनैलिटी को जज करें, या उस बिहेवियर में रहते हुए किसी की साइकोलॉजी को देखें, तो आपको जरा अच्छे से समझ में आ जाए कि जी हाँ, हम कैसे डिटर्मिनेशन जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है जी, तो रिवॉर्ड डिफेंस क्या होगा जी, सिंपैथिक आपके हाई लेवल के, इंडिफरेंट इज लो लेवल का, यानी कि आपने अब मेरे पास अगर मनाल की कोई सिचुएशंस भी आती है, कम मार्किंग होती है, आरिफ की है, ये सारे बच्चे मेरे जो है जितने भी अभी क्लास पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये सारे बच्चों को मुझे कैसे कंपनसेट करना है, मेरी अगर इनके साथ कोई इशू आ जाता है मार्किंग के हवाले से या पर्सनैलिटी के हवाले से भी, तो मैं इनको कैसे डिफेंस अप्रोचेस पे लेकर जाऊँगी। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी हमदर्दी, हमारे इंटरेक्शन से, कि मैं आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्टिव हूँ, उससे वो करता है। तो फिर मैं इंडिफरेंशिएट कर दूंगी, वॉट एवर, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं आरिफ के बारे में बात कर रही हूँ, मनाल के बारे में बात कर रही हूँ, हूर के बारे में बात कर रही हूँ, हिना के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे लिए सारे बराबर हैं, यानी कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, इंडिफरेंशिएट हो गई हूँ, ठीक है ना। तो वो इंडिफरेंशिएट ये हो जाता है कि वो लो लेवल पर चला जाता है, आपकी सिर्फ हमदर्दी जो है वो हाई लेवल पर होती है, ठीक है जी। परसिस्टेंस क्या होती है जी, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी लाजमी कर रहे हैं, आप उस पर जोर डाल रहे हैं, कि इंथुजियास्टिक जो है वो हाई हो जाता है और अनस्टेबल जो है वो लो हो जाता है। इंथुजियास्टिक क्या होता है, स्टेबल कंडीशन होती है, कि आप इस परसिस्टेंस में आप स्टेबल कंडीशन में कितनी देर तक रहते हैं। मैं अपनी एंग्रीनेस को 5 मिनट तक बरकरार रख सकती हूँ, एक दो क्लासेस तक चला सकती हूँ, या पूरे सेमेस्टर चलाऊँ, ये मेरी इंथुजियास्टिक है कि मैं कितनी स्टेबल हूँ अपने बिहेवियर के साथ, ठीक है ना। मैं काम डाउन हूँ तो मैं हर सिचुएशन में काम डाउन हूँ, तो उसका मतलब है कोई बदतमीजी कर रहा है तब भी काम डाउन हो, कोई प्यार से बात कर रहा है तो भी काम डाउन हो, कोई गुस्से में बोल रहा है तो भी काम डाउन हो, कोई किसी भी तरह की मुझसे बात कर रहा है, मैं हर लिहाज से जो है वो काम डाउन हूँ, ठीक है ना। तो इंथुजियास्टिक इज हाई एंड अनस्टेबल इज लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं जी, पर्सनैलिटी क्या करते हैं, डिपेंडिंग टेम्परामेंट इज हाई और लो, सर्टेन इमोशंस विल टेंड टू डोमिनेट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, परसेप्शंस एंड मोटिवेशन। वही वाली बात मैंने की, अगर ये हाई है तो यही छा जाएगा, ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, चाहे मैं कितनी भी ये चीज़ हूँ, लेकिन उस इन्वायरमेंट में मैंने ये क्रिएट कर दिया, तो तुम मुझे इसी चीज़ से पहचाने जाओगे। मैंने अगर ये क्रिएट कर दिया तो तुम मुझे, मेरी पहचान तुम लोग इस चीज़ से करोगे, मैंने ये क्रिएट कर दिया तो मेरी पहचान इस चीज़ से करोगे। तो यानी कि मैं जिस तरह की यहाँ पर रिएक्ट करूँगी,
वो ही इमोशन मेरा हाई लेवल होगा और वही मेरी डिटर्मिनेशन होगी और वही मेरी मोटिवेशन होगी और वही आप लोगों के लिए मोटिवेट होगा कि आप उसको फिर कैसे लेके चलेंगे, कि आप अब आइंदा मुझसे कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे और कैसा करेंगे। चले जी, अब करेक्टर की हम बात करते हैं, करेक्टर बिल्डिंग। क्योंकि देखें ये मैं आपको अब समझा रही हूँ तो एक ज़रा छोटी सी एक्सरसाइज भी आपको करवाऊंगी कि पर्सनालिटी के हवाले से हम कैसे एक दूसरे को जज कर सकते हैं और कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, कैसे स्किल्स ड्राइव कर सकते हैं। तो वो स्किल्स ड्राइव करना भी जो है वो ज़रूरी है कि किस में क्या स्किल्स पाई जाती हैं, कौन सिचुएशन हैंडलिंग है, कोई कौन डिसीजन मेकर है, कौन जो है वो है। करेक्टर रिफर्स टू द माइंड दैट इज द कॉन्सेप्चुअल कोर ऑफ द पर्सनैलिटी। व्हाट इज दिस, क्या है ये करेक्टर, क्या क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकता है? आरिफ, एजाज, मनाल, हिना, व्हाट इज मीन बाय ये? आपने डेफिनेशन सबके सामने भी है, जरा मुझे इसके हवाले से भी बताएं। मैम करेक्टर। मैम आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। कौन बात कर रहे हैं बेटा? जी मैम, आरिफ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ आरिफ बोले। मैम बिहेवियर, कैरेक्टर जो है वो बिहेवियर पे और रिस्पॉन्सेस पे जो है डिपेंड करता है। उसी से आपके कैरेक्टर का पता चलता है कि आप कैसा बिहेव करते हो। सही, लेकिन यहाँ पर रेफर्स टू द माइंड, आपका दिमाग, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल कोर ऑफ द पर्सनैलिटी वेयर इज टेम्परामेंट इन्वॉल्व बेसिक इमोशंस लाइक फेयर एंड एंग्री, सो करेक्टर इन्वॉल्व सेकेंडरी इमोशन लाइक मॉडरेशन, सिंपैथी। ठीक है ना? यानी कि आपने आपका जितना टेम्परामेंट ऑफ इमोशंस है वो आपके करेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है ना? तो मेरा करेक्टर, मेरा किरदार, क्या किरदार पेश कर रही हूं मैं सामने, क्या किस किरदार में हूं, कौन से किरदार में हूं मैं? खौफ के, नाराजगी के, इमोशंस के। इमोशंस में जैसे मॉडरेशन है, सिंपैथी है। ठीक है ना? अभी आरिफ ने मुझसे जिस अंदाज में बात की, वार्म वेलकमिंग, एनर्जेटिक, दैट इज करेक्टर। ठीक है ना? मैंने फौरन डिसाइड कर लिया, हालांकि मैंने अभी आरिफ का फेस नहीं देखा। एक मिनट जरूर रुकिएगा।
करेक्टर क्या करता है, रेफर्स करता है माइंड को, आपकी जो है इमेज बिल्डिंग को, आपका सोच, जो कॉन्सेप्ट लेकर आप पैदा होते हैं, बनाते हैं। अगर आपका एक शकी मिजाज है तो आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, अगर वेल बिहेव्ड है तो कैसे डेवलप करते हैं। और वेल बिहेव्ड हैं तो कैसे करते हैं। आप कंजर्वेटिव हैं तो आपका माइंड सेटअप भी बड़ा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जेलिस टाइप पीपल्स हैं, नेगेटिव माइंड के हैं, पॉजिटिव माइंड के हैं, सॉफ्ट माइंड के हैं, मिले जुले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो इससे भी आपका जो है ये सारा टेम्परमेंट जो है वो शो हो रहा होता है कि टेम्परमेंट ऑफ इमोशन, जैसे लाइक फेयर है या खौफ है या एंग्रीनेस है, जो तो कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और फिर सेकेंडरी क्या होता है कि आपका इमोशन जो है वो लाइक मॉडरेशन, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो किस तरह से इसको जो है वो डील कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। फिर हमने बात की कि करेक्टर क्या है आपका, एक इज अ मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट है विच इन्वॉल्व्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस। देखें, जैसे अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपके लिए जो है वो कानून बना दिए हैं, टैक्स के कानून हैं, इंसाफ के कानून हैं, आपके ट्रैफिक के कवानीन हैं, ठीक है ना। जो जो आप जिंदगी की जितनी कर रहे हैं, आप चोरी करते हैं तो उसके लिए आपको सजा दी जा रही है, यानी कि लेजिस्लेटिव सिस्टम बना दिया गया है। जहाँ पर इंसाफ होता है या जहाँ पर कानून होता है तो वहाँ जो है वो आप लाइफ को जो है वो अच्छा वो कर सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ बुराई के बारे में ही लेजिस्लेटिव है, आपकी अच्छाई को भी जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, गवर्नमेंट ग्रांट करती है। तो ये करेक्टर भी जो है वो आपका मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि वो आपकी एक गवर्नमेंट की हैसियत को एक मिसाल दी है कि कैसे गवर्न करते हैं आप, कैसे उसको जो है वो मॉडरेट करते हैं, अपने अपना एक कानून बनाते हैं, अपने हिसाब से अपनी चीज़ को बना रहे होते हैं। तो दिमाग में वो कानून बना हुआ होता है, हाँ भाई मुझे इतनी ही बात करनी है, मुझे इतना ही लेन देन रखना है, मुझे इतने ही लोगों के साथ बात करनी है, मेरे कुछ असूल, मेरे कुछ कायदे हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे जा सकता, मैं इससे ज़्यादा आगे बात नहीं कर सकता किसी से, क्या कर सकती हूँ। तो हम अपने एक दायरा कार बना लेते हैं। और ये तो अभी टीनेजर्स में हमें इतना डिफाइन नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे जैसे जब हम उम्र के हिस्से में आगे बढ़ते रहते हैं, हम अपनी सोशल मूवमेंट दिखाते हैं, तो हमें अपने ये कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ कायदे कानून जो है वो हमें सोसाइटी दे रही है, कुछ हमें गवर्नमेंट देती है, कुछ हमारा रहन सहन हमें बताता है, कुछ हमारी रिवायतें हमें देती हैं, कुछ हमारे आबा अजदाद हमारे देते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहा होता है। तो हम उसी दायरा कार के अंदर रह के पलते और बढ़ते हैं। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सोसाइटी मूव हो रही होती है, हम उसके साथ अपने आप को मॉडरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दीज फंक्शंस आर मेजर्ड एज 3 डिफरेंट करेक्टर ट्रेट, यानी कि ये जो फंक्शंस हुए हैं उनको हम मेजर कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट करेक्टर ट्रेट से। डिफरेंट करेक्टर ट्रेट से, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेडनेस है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर कोऑपरेटिवनेस है, और ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस है। यानी कि 3 जो है ये आपके पास जो है वो करेक्टर आ गए कि कौन कौन से करेक्टर जो है किस किस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे फंक्शंस भी अलग हैं आपके, जैसे अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा है तो आपने फंक्शंस अलग पढ़े हैं, यानी कि 4 मैनेजमेंट फंक्शंस है ना, प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें। स्टाइल्स क्या हैं जी, स्किल्स क्या हैं जी, रोल्स क्या हैं, तो वो मैनेजर के सारे रोल्स हैं। तो इसी तरह ये करेक्टर है। सेल्फ डायरेक्टेडनेस, यानी कि एक करेक्टर आपको इस तरह से का भी मिलता है जो भाई सेल्फ डायरेक्टेड है, उसको अपना किसी का वो नहीं है, ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करता है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, किसी और पे ब्लेम नहीं करता। देखो, अगर जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसका रिजल्ट जो है ना मार्क्स कम आए, मिसाल दे रही हूँ, आवाज आ रही सबको, बच्चों मेरे सो तो नहीं गए तुम लोग, तो आवाज यूं वहां ही नहीं करते हो, निकम्मो नालायको। सही आ रही है मैम, मैम आ रही है, मैम। ओके ओके, समझ में आ मैम गया सुन सबको। रहे हैं।
आ गया आ गया आ गया आ गए मेरे बच्चे, एनर्जी होकर आ गए, मेरे मुझे भी एनर्जी मिल गई, आ गई आवाज। जज़ाकल्लाह बच्चों। अच्छा, अब बात क्या कर रही थी मैं, सेल्फ डायरेक्टनेस की। अच्छा, मिसाल ज़रा मुझे भी भूल जाएगी, तो वो ज़रा मैं बता दूं कि जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास आया और जो है ना वो मुझे कहता है जी मार्क्स कम है, ठीक है ना, ठीक है फातिमा बेटा, तो मार्क्स कम है। अच्छा जी, अब मैंने कहा ओके सही है मिस, मेरे ना मेरे साथ तो ना मनाल कहती है, मेरे साथ तो फातिमा भी बैठी हुई थी, मिस फातिमा के इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। अब बात आ गई दूसरे के ऊपर, समझ में आ गई। अब ये मिसाल मैं समझा रही हूँ। अब मनाल कहती है फातिमा के अच्छे मार्क्स कैसे आ गए मिस, मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो फातिमा की भी हेल्प की थी, मैंने फातिमा को भी पढ़ाया था, मैंने फातिमा को भी गाइडेंस दी थी। एक मिसाल दे रही हूँ। अब आपने क्या कर दिया कि अपनी अपनी जो थी ब्लेमिंग जो थी वो दूसरे पे भी डाल दी, उसको भी जिम्मेदार बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता कि आप जो हाई ब्लेम कर रहे हो और अपने ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकर आ रहे, अपने फेलियर का जिम्मेदार तुम खुद को नहीं समझ रहे और ब्लेम को जो है वो दूसरों के ऊपर डालो। ये दो तरीके से आपके पास आ सकता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी कम कर दी और ब्लेमिंग जो है वो हाई कर दी, और वो भी किस पे कर दी, अपने से ज्यादा दूसरे पे कर दी। सही ना, हमने अपनी गलती तो हाईलाइट नहीं की, और अक्सर हम करते भी यही हैं। चाहे वो मैं स्टूडेंट की बात करूं, चाहे मैं अपनी जॉब की बात करूं, मैं तो बहुत जिम्मेदार हूं, मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ। तो ब्लेमिंग क्या होता है, नहीं नहीं वो उसकी वजह से वो क्लास वो हुई थी ना, सर आ गए थे ना तो मेरी क्लास खराब हो गई थी, मैं उस दिन लेट हो गई थी ना तो इस वजह से ये हो गया था, सर की वजह से मैं लेट हो गई थी, फलाने बात की वजह से ये हो गया। तो मैं जब ब्लेमिंग लो करती हूँ तो फिर मेरी सेल्फ डायरेक्टनेस खत्म हो जाती है। लेकिन जब मैं सेल्फ डायरेक्टनेस की तरफ आती हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देती हूँ। मनाल अपने पेपर की खुद जिम्मेदार है, फातिमा अपने पेपर की खुद जिम्मेदार है, चाहे किसी ने एक दूसरे के साथ हेल्प की हो या नहीं। देखो हम सबको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हाँ, मेरी नज़र में सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, फातिमा, हीरा, हिना, अदीबा, मनाल, आरिफ, एजाज, वहाब, सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे कोई अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हर एक अपना अपना अब सबको मैंने पढ़ाया, लेकिन यही टॉपिक जो है वो आरिफ को ज्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा, सही ना, मनाल को थोड़ा कम समझ में आया होगा, फातिमा को 50-50 समझ में आया होगा, ठीक है ना। लोअर लेवल पर जो है वो हिना को समझ में आ गया होगा। तो हर एक की अपनी अपनी समझ है। इसका मतलब ये नहीं कि समझाने वाला क्या है, समझने वाले के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। तो ये दोनों डिपेंडेंसी के, समझाने वाला अगर इंटरएक्टिव है तो हर लेवल पे जाके समझाएगा, लोअर को भी, मिडल को भी, 50-50 वाले को भी और हाई लेवल को भी, ठीक है ना। ये तो हो गई जी समझने और समझाने वालों की बात। अब समझ के समझाने के बाद जो पेपर अटेम्प्ट होता है, अब उसमें सलाहियत किसकी क्या है, आरिफ की सलाहियत सवाल को अटेम्प्ट करने की क्या है। जैसे अभी मेरे कुछ बच्चे पेपर सॉफ्टवेयर पे दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि जी मिस जो है ना वो हमने एमसीक्यूज जैसे 25 मार्क्स का है पेपर, एक मिसाल दे रही हूँ, 10 मार्क्स एमसीक्यूज को हो गए, 10 जो है वो ट्रू फॉल्स को हो गए, 5 शॉर्ट क्वेश्चन को हो गए। आप सबसे पहले कौन सा पेपर, कौन सा जो है वो पैटर्न को अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यूज को लेंगे, ट्रू फॉल्स को लेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन को लेंगे। मैम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, पहले एमसीक्यूज लेंगे, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, प्रायोरिटी क्या होगी, पेपर अटेम्प्ट करने भी एक सलाहियत होती है बेटा, प्रायोरिटी क्या होगी, ये मैं तुम लोगों को ये चीजें बता रही हूँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी का तुम्हारा कौन सा स्किल लेवल है जो प्रायोरिटी पर लेके जाएगा। अब एक बच्ची ने पहले स्टार्ट कर दिया जी एमसीक्यूज, जो कि 5 मार्क्स के हैं, 10-10 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, और 10-10 मार्क्स से जो है वो एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हैं। तो पेपर अटेम्प्शन किसकी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन अगर रह भी जाते हैं तो 5 मार्क्स का है ना, लेकिन अगर एमसीक्यूज 10 मार्क्स के हैं, ट्रू फॉल्स 10 मार्क्स के हैं, अगर वो रह गए तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड कर। अच्छा वो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज में भी डाउट होता है, सही भी है या गलत है, ठीक है ना। तो वो अटेम्प्टेशन क्या कर रहे हैं आप, तो आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए हैं, उसको किस तरह से लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये नहीं कि आपने पूरी कहानियां लिख दी। तो ये आपकी दिमाग पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपसे एक चीज गलत हो जाती है, आपसे वो सवाल गलत हो गया, आपने फौरन ब्लेम करना शुरू कर दिया, टीचर जल्दी मचा रहे थे, इन्विजिलेटर वो कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने उसको नहीं बताया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मिस ने तो इतना मुश्किल पेपर दे दिया, घुमा के दे दिया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम क्या करें, हम ब्लेमिंग को देख रहे हैं। यहाँ जो मैं बात करना चाह रही हूँ ना, मैं इस लाइन को समझाना चाह रही हूँ कि हम जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, हम अपने किए के जिम्मेदार खुद नहीं बनते। भाई जो किया नहीं समझ में आ रहा था, हमें नहीं आ रहा था, हमने अटेम्प्ट नहीं किया, हमसे गलती हुई। हम क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है, टाइम मैनेज करना होता है। हमारे यहाँ हम सीखते तो मैनेजमेंट तो सीखते हैं, लेकिन मैनेज करना नहीं सीखते।
हम मैनेज करना काम को नहीं सीखते, हम अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करना नहीं सीखते, हम स्ट्रेस मैनेज करना नहीं सीखते, हम जो है वो सिचुएशंस को मैनेज करना नहीं सीखते, हम डिसीजंस को मैनेज करना नहीं सीखते, हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना नहीं सीखते, हम टाइम को मैनेज करना नहीं सीखते। आपके पास 2 घंटे का टाइम है, यू हैव टू मैनेज ऑन दिस टाइम कि मुझे जी 15 मिनट में इतना ही टारगेट करना है। अगर 15 मिनट हो गए तो एमसीक्यू उसको छोड़ दो, दोबारा आप दूसरे सवाल की तरफ चले जाओ, क्योंकि हर एक को अगर आप टाइम अलॉट नहीं करोगे तो वो आपका जो है जो दूसरी चीजें वो भी रह जाएंगी इस एक के चक्कर में। तो ये चीज हम लोग आप लोग करते हैं, बताएं, हम टाइम मैनेज करते हैं? कितने लोग करते हैं? मैम मैं करती हूँ। कौन करता है बेटा, बताओ कैसे करती हूँ मैनेज? एरम। एरम कैसे मैनेज करती हो और उससे कुछ तुम्हें मतलब फायदा हुआ, तुम्हें लगता है कि हमें मैनेज करना चाहिए टाइम को? यस मैम, मैनेज करना चाहिए। और मैं जो काम होता है मैं चाहती, मैं कहती हूँ उसी वक्त हो, जैसे असाइनमेंट बनाना हो या कुछ उसी दिन ही हो जाए, फिर वो बर्डन हो जाता है। तो इस तरह मेरा वक्त भी बच जाता है इस तरह। एग्जैक्टली, बर्डन ऑफ टेंशन, यानी कि वो जो हम फंक्शंस की बात कर रहे थे ना कि हार्म अवॉइडेंस, यानी कि बुराई को नहीं लेकर आओ, क्योंकि अगले दिन कुछ भी हो सकता है, अगले दिन कोई और काम मिल जाए, अगले दिन कोई और सिचुएशन आ जाए, मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाऊँ, मैं नहीं बना पाऊँ। तो जो काम है आप अपने टाइम के ऊपर करें, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ जो मोस्टली ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये मारी यहाँ खाती है कि वो टाइम मैनेज नहीं करती, स्ट्रेस मैनेज नहीं करती, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं करती, कोई भी चीज मैनेज नहीं करती। और बाहर मुल्कों में यही कौम जाती है तो बिल्कुल सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अब जैसे अभी कल मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, तो हम ऐसे ही, मैं पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर रही हूँ तो इसलिए मुझे याद आ गया। तो अब जैसे एक कपल है, मैरिड कपल है, तो अब वो जो है ना उसने डिसाइड किया हस्बैंड ने कि अब जो हम पाकिस्तानी जाके रहेंगे, हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, मज़ा ना आने वाली क्या वजूहत हैं? यहाँ पर भाई जो है ना कोई गैदरिंग नहीं होती और सब बस बर्थडे बर्थडे मनाते रहते हैं, कोई सोशल कुछ नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है एक रूटीन है उनके, हर एक चीज़ का एक टाइम है। यानी कि वहाँ पर आपको पर आवर के हिसाब से जो है वो पे दी जाती है और हर हफ्ते आपको आपकी पे मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो पंक्चुअलिटी है। अब यहाँ पर तो अपने यहाँ पर तो बादशाही है। यकीन करें, मेरी सिस्टर मुझे बताती है कि वहाँ जो जॉब करता है तो वो अपनी जॉब की जगह को भी खुद साफ करेगा, ठीक है, वो वहाँ के वॉशरूम भी खुद साफ करेगा, वो अपनी चाय भी खुद बनाएगा। ये सारे काम वहाँ पर उस जॉब के साथ साथ, उसकी जो जॉब सेल्स मैनिंग की है या कोई ऑफिस की है, लेकिन उसके साथ उसको ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। समझ आ रही है आपको बात? और हम यहाँ पर आराम से कितने मजे से जॉब करते हैं कि हमारे लिए एक पियून रखा जाता है, एक स्वीपर रखा जाता है, जो हमारी जो है वो पूरे ऑफिस की सफाई करता है, टेबल्स की, सब चीज़ों की, ठीक है ना। और जो है वो पियून होता है जो हमें चाय खाना पीना, हमें यानी कि ये इजाफी खर्चे हैं। वहाँ जैसे पेट्रोल, यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप में जो है वो ये पेट्रोल डालने वाले होते हैं, तो ये सेल्समैन इन्होंने रखे हुए, सेल्समैन कहते हैं, वर्कर कहते हैं, सर्विस वर्कर होंगे। वहाँ नहीं है, वहाँ आप गाड़ी से खुद उतरेंगे, खुद जो है वो टोकन डालेंगे, खुद जो है वो गैस या पेट्रोल है वो फिल करेंगे, यानी कि वो वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है। और बस में भी आपको यहाँ पर एक कंडक्टर चाहिए जो पैसा कलेक्ट करेगा। वहाँ बस में कंडक्टर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाला होता है, बाकी आपका खुद ही स्टॉप आता रहेगा, आपने खुद रुकना है। यानी कि वहाँ पर जो बेल अलार्मिंग होती है वो करेंगे तो रुक जाएंगे आप, और वहीं पर आपका टोकन सिस्टम रखा हुआ है, वो आप करेंगे अपने हिसाब से, आप खुद उसका अपना टोकन डालेंगे। तो यानी वो सब चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, वो कुछ क्रिएट करने के उन्होंने ओवर बर्डन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं रखे हुए। हमारे यहाँ हर तरह का ओवर बर्डन है, यानी कि अगर अगर पियून की एक की गुंजाइश है तो गवर्नमेंट इदारों में तो 2-2 पियून रख देते हैं, ठीक है ना। एक कलर की गुंजाइश है तो 2-2 क्लर्क रख देते हैं, ठीक है ना। 5 टीचर की गुंजाइश है तो 10 टीचर्स रख दिए जाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई वहाँ सब चीज़ें सिस्टमेटिक हो रही हैं, उनको कदर है, वैल्यू ऑफ जॉब है, वैल्यू ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बताने का मतलब था कि करेक्टर बिल्डिंग कैसे हो रही है, पर्सनैलिटी। अब जो वहाँ का बंदा वहाँ से आता है तो फिर वो यहाँ के इस सिस्टम से कहता है यार ये कैसा सिस्टम है, हम तो आदी नहीं है इस चीज़ के। तो ये चीज़ जो है वो हमें जो है वो अलग कर देती है। अच्छा जी, अब दूसरी हम जो फंक्शंस की बात करें, कोऑपरेटिवनेस, टॉलरेंट करना, हेल्पफुल हाई लेवल का होता है वो, सेल्फिश जो है वो लोअर लेवल का हो जाता है। कोऑपरेटिव जो बंदा होगा वो अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचेगा, वो कम लेवल पे अपनी ज़ात के बारे में सोचेगा, वो टॉलरेंट करेगा, बर्दाश्त करेगा हर बुरी बात को, और वो हेल्पफुल रहेगा हर किसी के लिए। उसका हेल्पफुलनेस यानी कि मदद करने वाला होगा, वो हर एक के लिए हाई जो है वो रहेगा। अच्छा जी, ये भी 10 मिनट के बाद हो जाएगा तो फिर दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी। तो सेल्फ ट्रांसेंडेंस क्या है जी? सेल्फ ट्रांसेंडेंस क्या होता है? क्रिएटिव होना, हम्बल हाई होना,
कंट्रोलिंग लो लेवल्स, यानी कि कंट्रोल तो वो कम करता है। अच्छा, ज़्यादातर जो हम्बल लोग होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, ठीक है, वो लोगों के साथ चलते चले जाते हैं। क्रिएटिव बहुत होते हैं, लेकिन जैसे कंट्रोलिंग सिचुएशन जो होती है वो ज़रा सख्त लोगों का काम है। हम्बल लोग जो हैं वो कंट्रोलिंग सिचुएशन जो है वो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर है जी साइकी, असेसमेंट, फ्रीडम ऑफ विल। साइकी क्या है? रेफर्स टू पर्सन्स कॉन्शियसनेस, यानी कि जो उसका माइंड अवेयर है उसको हम कहते हैं ये साइकी है। सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिट, यानी कि आपकी रूह और आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आप अपनी ज़ात को जानते हो, पहचानते हो, वो आपका साइकी लेवल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जी मेंटल स्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं जी ह्यूमन बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं जी बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं जी इमोशंस ऑफ बंडल ऑफ इमोशंस, हम जिसे कहते हैं जी थॉट्स ऑफ इमोशंस, जिसे हम कहते हैं जी फीलिंग्स। ये सारी जो है वो हमारी साइकी को रिप्रेजेंट कर रही है। रेफर्स टू द पर्सन्स कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिट। Assessment by 5 level: freedom of will, beauty, truth, goodness and consciousness। असेसमेंट कैसे की जाती है जी? 5 लेवल आपके बता दिए। फ्रीडम ऑफ विल, आज़ादी अपनी राय की, अपनी सोच की, ठीक है। ब्यूटी यानी कि खूबसूरती, खूबसूरती हर चीज़ में शामिल है, चाहे आपकी फिजिक की बात हो, आपकी फिजिक्स की बात हो। अल्लाह ताला भी जो है वो हसीन है, एक नूर है, ठीक है ना, और वो हुस्न को जो है वो पसंद, जब ही तो कहा है ना, वो कहते हैं बहुत सारी जगहों पे कुरान में भी आया युहिब्बुल जमाल, तो अल्लाह ने खूबसूरती को पसंद किया। खूबसूरती क्या है? खूबसूरती कलर हैं, रंग हैं, मौसम है, इंसान है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, सोच की भी है, आदत की भी है, मिजाज की भी है। तो ब्यूटी है, ट्रूथ सच्चाई। असेसमेंट आपकी साइकी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को ये 5 लेवल करते हैं। आपकी सच्चाई, आप कितने अच्छे हो और आप कितने कॉन्शियस हो, यानी कि कितने सामने अवेयर हो हर चीज़ के लिए। अनकॉन्शियस नहीं हो कि हर वक्त जागे रहते हो, जैसे अभी मैंने आपको जगाया, हाँ पे सारे जागे हो, हाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जी? ये आपकी चीज़ें कहलाती है। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है जी? ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या है जी? आप consensus is emerging among many traits researchers that 5 trait dimensions capture most of what we mean by personality, referred to as a big 5 model। ये जो अभी हम बिग 5 मॉडल हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे ट्रेट से जो है वो निकल कर आए। ये पूरी मोटिवेशन की थ्योरी है। मोटिवेशन जो है वो इस चीज़ से लेके निकला है कि मोटिवेशन में पर्सनैलिटी किस किस तरह की होती है और कैसे हम मोटिवेट होते हैं और किस तरह से हम जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें भी आएंगी और इसके अलावा जो है ये फंक्शंस भी आएंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एक दूसरे के मिजाज भी पूछेंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे कि क्या गलतियां हैं एक दूसरे में और क्या हम सही कर सकते हैं, ठीक है ना। बिग 5 मॉडल्स, ये मोटिवेशन के टॉपिक में बार बार आते हैं। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जब आप पढ़ेंगे जब भी मिलेगा। मैनेजमेंट में जो है वो पर्सनालिटी के हवाले से अगर आप बात करेंगे तब भी आपको ये जो है 5 मॉडल जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। ज़्यादातर बिहेवियर को समझने के लिए मोटिवेशन का जब भी कोई काम आएगा, नाम आएगा, तो यहाँ पर जो है मोटिवेशन में ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी से रेलेवेंट करती हैं। एक्स्ट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूट्रलिज्म और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो थ्योरीज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ट्रेड थ्योरी थी उसका ये जो है ये बिग 5 मॉडल के ऊपर हम जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा जी, एक्स्ट्रोवर्जन कौन होते हैं ये मैं पूछूंगी। अब ये जो 5 मॉडल है ना वो मैं आपकी पर्सनैलिटी में देखूंगी कि एक्स्ट्रोवर्जन जो है वो क्या होते हैं। क्वाइट, रिजर्व्ड, शाय एंड साइलेंट, ठीक है जी। एग्रीबलनेस क्या होती है जी? फॉल्ट फाइंडिंग, कोल्ड, अनफ्रेंडली। एग्रीबलनेस जो होते हैं वो
सर्द मिजाज के होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं, फॉल्ट फाउंडिंग यानी कि बस हर वक्त गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रावर्जन क्या होते हैं जी, खामोश तबीयत के होते हैं, रिजर्व रहते हैं, शर्मीले से होते हैं, साइलेंट। और ये हमारे यहाँ हमारी क्लासेस में भी मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, कुछ जो है वो कम बोलते हैं, कुछ शाय से रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनैलिटी में। तो फिर आप कहते हैं जी एक्सट्रोवर्ट लोग हैं जी, ये एग्रीबलनेस लोग हैं। अच्छा जी, कॉन्शियसनेस क्या होता है जी, केयरलेस होते हैं, डिसऑर्डरली होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि कॉन्शियस में नेस जो होती है वो आपको जाहिर बात है जागा हुआ रखती है, तो आप हर चीज़ से जो है वो होते हैं, मान रहे होते हैं। कॉन्शियसनेस का ज़्यादातर ताल्लुक आपका साइको लेवल से होता है कि जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो कैटर नहीं कर पा रहे होते, मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना। न्यूरोटिज्म टेंस होते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा ताल्लुक सारा आपका न्यूरो माइंड से होता है, यानी कि आप हर वक्त नर्वस रहते हैं, मूडी हैं आप। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉमन प्लेस, सिंपल। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है वो हैं, उनको हम जो है वो इंट्रोवर्ट भी कहते हैं। तो ये जो है वो इनको इंट्रोवर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रावर्जन की जहाँ बात आती है उनको वहाँ पर इंट्रोवर्ट भी होते हैं, यानी कि कॉमन प्लेस होते हैं और सिंपल होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। अब ज़रा हम इसके ऊपर अगर हम पर्सनैलिटी डिटरमाइन करें तो क्या हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को बता सकते हैं या हम अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं? आप इसमें से आरिफ एक्स्ट्रोवर्जन है, एग्रीबलनेस है, एकदम मैंने आरिफ को जगा दिया तो वो कॉन्शियस में आ गया, ठीक है ना। न्यूट्रोटिज्म है या ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी कि इंट्रोवर्ट है। क्या है आरिफ? मैम मैं अपना बताऊं या रियल में बताऊं या बस ऐसे ही वर्बल? झूठा बताओगे हमें? नहीं मैम, रियल में तो लास्ट ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अच्छा, कॉमन प्लेस